फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आइज के टारगेट फिल्म 2021 में। यहाँ हम एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आप ओनली आइज का टेलीग्राम चैनल ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको फुल नेम लिखना होगा ओनली आइज नथिंग एल्स। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने साथी दोस्ती बंधुओं को भी बोल सकते हो। यूट्यूब की प्लेलिस्ट से जाके ओनली आइज के चैनल पे 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अपलोडेड हैं, लाइक जीआई टैग, इकोनॉमिक सर्वे, मैपिंग सीरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हिस्टोरिकल इवेंट्स, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो रिवीजन पर्पज से आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट से जाके 2021 के लिए इम्पोर्टेंटली आप चेक कर सकते हैं इन कोर्सेज को भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बताया है कि हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है या सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तीसरा है एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन दी कंटिजेंसी फंड, चौथा है सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, पांचवा है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कैसे कैसे इंश्योर की जाती है? देखो, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के थ्रू की जाती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है, अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के थ्रू होती है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना हाई कोर्ट के अंदर। तीसरा, देखो, उनसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, बाकी खर्चे हैं, वो कंटिजेंसी फंड पे नहीं होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट अगर अपना कैंसिल आउट हो जाता है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चारों कैंसिल आउट हो जाते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट चौथा सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव भी है और पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, पांचवा भी ठीक है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर की अवमानना करता है, अवहेलना करता है, मानने से मना कर देता है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है उसको लोअर करने की कोशिश करता है, तो वो कंटेम्प्ट माना जा सकता है। तो 1, 2, 4 और 5 यहाँ पे सही हो गया। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड पे है, कंडक्ट जजेस का डिस्कस नहीं किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, अपना स्टाफ खुद अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, जो कि इंश्योर करती है सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, हमें स्टेटमेंट दिए 3, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये उम्मीद नाम से जो है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऐसे होते हैं, मतलब जो माता पिता से अपने बच्चों में डिसऑर्डर आ जाते हैं उनको हम इनहेरिटेड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो उम्मीद के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखो, 3 में पहला दिया है कि ये CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड ये अपना इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है उसकी तरफ से ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा बोला है कि इसको लॉन्च किया गया है लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, क्लिनिशियन जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अवेयरनेस हो, और मोलिकुलर डायग्नोस्टिक, मतलब मोलिकुलर जहाँ पे एनालिसिस किया जा सके, इस तरह की लैब्स जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर एस्टेब्लिश की जाए। फिर हम निदान केंद्र बनाएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। देखो, उम्मीद इनिशिएटिव CSIR का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो अगर पहला इनकरेक्ट हो गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 2 और 3 पहला इनकरेक्ट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। देखो, इस उम्मीद का क्या है कि जब भी कई बार क्या होता है कि जब बच्चा मदर के वॉम्ब में होता है तब हमें पता नहीं होता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर टाइम पे मेडिकल हेल्प मिले, अगर जिस डॉक्टर से हम कंसल्ट कर रहे हैं जिस भी सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे इस तरीके का कोई स्टाफ अवेलेबल हो जिन्हें कि ये जेनेटिक चीज़ों के बारे में जिन्हें जानकारी हो, तो वो डायग्नोस कर सकते हैं। अगर उस जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें बात एक तो की गई है निदान केंद्र, एक तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाने की बात की गई है, जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे और बाकी जो टेक्निकल स्टाफ होगा जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें हम जो है वो ऐसे स्पेशलाइज्ड
डॉक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कि अवेयरनेस हो भाई जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। देखो डॉक्टर तो सारे ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर को जेनेटिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो। तो यही इसमें इसका एम है। बस ये है कि साइंटिफिक ये चीज़ों को अवेयर करना है, साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट्स हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स को अवेयर करना है। तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। आपने फिल्मों में वगैरह में बहुत सुना होगा, कोर्ट मार्शल की प्रोसेस चालू है, तो वही है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल्स हैं। पहला इसमें बोला है कि आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल्स को बनाया गया है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है। इसकी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस ट्राइब्यूनल के मेंबर होते हैं। देखो अगर अपन तीसरे स्टेटमेंट पे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस ट्राइब्यूनल के मेंबर नहीं होते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। अगर तीसरा स्टेटमेंट अगर अपन कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों कैंसिल हो जाते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 और 2। 2007 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ऐसे लोग जिन पे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एप्लीकेबल है वो सब के सब इस आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के अंदर आएंगी। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अगर अपने को अपील करनी हो तो हमें जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी शामिल होते हैं। ये तो जुडिशियल मेंबर हो गए। अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की बात करें तो ऐसे रिटायर्ड पर्सन्स जो कि मेजर जनरल या उससे अबव की रैंक पे रहे हों, वो रिस्पेक्टिव रैंक नेवी और एयरफोर्स की हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मेंबर्स होंगे। यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बात की गई है इंडीजेन प्रोजेक्ट की बात की गई है। पहला बोला है कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एस्टेब्लिश किया है विद कोलैबोरेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा बोला है कि इसके अंदर जो जीनोम है उनकी सिक्वेंसिंग की जाएगी। इंडिया के अंदर जो डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, डिफरेंट एथनिक जो लोग हैं, उनके जीनोम की सिक्वेंसिंग की जाएगी और इसके पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी में फिर इसको यूज़ किया जाएगा। देखो इंडीजीन जो प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है, पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि ये इंडीजीन जो प्रोजेक्ट है वो CSIR का है, काउंसिल जो साइंटिफिक अपनी रिसर्च वाली है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाली। दूसरा बिल्कुल सही है, इसके अंदर जीनोम की सिक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम की सिक्वेंसिंग होने से हमें उस जीनोम के बारे में पूरा पता चल जाता है और हम फिर कोई उससे रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं, कुछ अगर दवाइयाँ, प्रिसीजन वाली दवाइयाँ बनानी है, वो सब कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1000 लोगों के जीनोम की जो है वो सिक्वेंसिंग की गई है और ये 1000 लोग जो है वो डिफरेंट हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे नॉर्थ वाले हों, साउथ वाले हों, नॉर्थ ईस्ट वाले हों, इन सब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये बोला है कि हम लोग 2050 तक हमारे देश के अंदर जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर से जितना CO2 हम एमिट करेंगे उतना ही CO2 हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जितना एग्जिट हुआ उतना ही इनकमिंग हो गया, टोटल कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो मतलब हम इफेक्टिवली ज़ीरो कार्बन एमिशन देंगे। तो 2050 के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है? तो ऐसी विजनरी सोच जो है वो जापान की है। जापान ने बोला है कि 2050 तक हम लोग क्या करेंगे, हमारे देश से हम ज़ीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है, EU है, इसने भी बोला है कि 2050 तक हम लोग जो है वो नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर देंगे। यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। और कल अपना जो क्वेश्चन था कि भाई ये टोटल इंडिया के अंदर रामसार साइट कितनी है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लाइक नीलोफर मीर, सीमा यादव, माही सिंह दिवाकर, विक्की गुप्ता, दीप्ति कलाल, हर्षवर्धन, विजय कुमार गुप्ता, राहुल यदुवंशी और इंजीनियर परवीन रानी, खुशनुमा बेगम, छाया यादव, आरती मिश्रा, अनामिका शुक्ला, सर्विस इन्वायरनो, हरेंद्र यादव, सूर्य प्रकाश, प्रीति मिश्रा, ममता सेठ और उसके बाद शिवा कुमार, मेघा मल्होत्रा, सामिया रहमान, फरीद अहमद, सचिन क्षीरसागर और विलास। ठीक है, तो आज आपको बताना है कि ये अपना जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, इस जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है और जीनोम की सीक्वेंसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं।
साथ ही साथ आप आज की परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने स्किप किए, ये सब भी आप परफॉर्मेंस ज़रूर अपनी यहाँ बताइएगा। और आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आइज